ओके। सो हम लोग आज जो टॉपिक पढ़ने वाले हैं बोलेंगे उसको वेक्टर, राइट। ना थोड़ा सा हम लोग जनरल बात करते हैं, ठीक है। वैसे अगर बात करेंगे तो ऑफ कोर्स ये एक मैथमेटिक्स का पार्ट है और जिन लोगों को मैथ पढ़ना है 11th-12th में, उन लोगों को 12th में वेक्टर डिटेल में भी पढ़ना होता है। और साइमल्टेनियसली ये अपने फिजिक्स का भी सो कॉल्ड पहला टॉपिक हम लोग बोलते हैं, ठीक है ना। एनीवे हम थोड़ा इसके डिटेल के बारे में बात करते हैं। देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल वेक्टर का जो पर्पस है वो ये ज्यादा फेमस है अपने डायरेक्शन को लेकर, है ना। और क्यों हुआ, कैसे हुआ, ये तमाम चीजें तो नो डाउट पढ़ेंगे भी, हम जानेंगे भी इसका एडवांटेज एंड ऑल, ठीक है। देखिए, पहली बात बेसिक हम करें ना, तो अगर हम लोग बोलें कि जो हमारा पूरा वर्ल्ड है, ठीक है ना, और जितने ह्यूमन बींग्स हैं, हम उन लोगों को कैटेगरी वाइज बांटने की कोशिश करें, तो बांटने की कोशिश करें तो हमने सबसे फेमस ये भी करा जा सकता है या करते भी हैं कि मेल फीमेल, ठीक है ना। या और भी हम पैरामीटर या प्रॉपर्टी के बेसिस पे बात करें, जैसे अगर मैं बोलूं कि हम लोग नेशनलिटी, ठीक है, तो हम अगर बात करें तो हम लोग इंडियन हो गए और बाद बाकी सारे लोग क्या हो गए, फॉरेनर, ठीक है। या और भी कैटेगरी होती है, जैसे स्किन कलर भी बोल सकते हैं लोग, गोरे काले भी ये भी बोला जाता है। तो देखिए, है क्या कि जो दुनिया के लोग हैं, जो वर्ल्ड वाइज जितने भी ह्यूमन बींग्स हैं, उनको हम अलग अलग प्रॉपर्टी के बेसिस पर हम बांटते हैं, ठीक है। हो सकता है कि अगर हम लोग जेंडर रखें तो हो सकता है कि नहीं होते कि इंडिया में जो फीमेल हैं और जो बाहर वाले फीमेल हैं वो एक ही कैटेगरी में आ जाएंगे, ठीक है। दूसरी बात ये आती है कि अगर हम लोग इसी डिवीजन को नेशनलिटी के बेसिस पर बात करें तो पता चलेगा कि इंडिया के फीमेल भी मतलब आपके साथ आ गए, नहीं होता, मेल के साथ आ गए, मतलब एक कैटेगरी में आ गए, और बाकी के जो लोग हैं वो अदर कैटेगरी में आ गए ना। अगर हम लोग वेक्टर की बात करें ना, तो क्या होता है कि जितने हमारे फिजिकल क्वांटिटी हैं, ठीक है, फिजिकल क्वांटिटी जिसको हम छू सकते हैं, देख सकते हैं, ऑब्जर्व कर सकते हैं, राइट, ये जितने भी फिजिकल क्वांटिटी हैं हमने इनको दो कैटेगरी में डिवाइड करा। वन इज नोन एज वेक्टर एंड अदर इज नोन एज स्केलर। एंड हम लोग पहले स्केलर से ही स्टार्ट करते हुए आगे बढ़ेंगे। लिखते हैं स्केलर। हाँ ना, देखिए स्केलर क्या होता है, ठीक है। ऑफ कोर्स हम लोग बात कर रहे हैं फिजिकल quantities which has magnitude, हाँ जी, मतलब न्यूमेरिकल वैल्यू, हाँ न्यूमेरिकल वैल्यू, मैग्नीट्यूड। नाउ जनरली लोग इतना ही बात बोलते हैं, बट ये भी जरूरी होता है क्या, associated with its unit। हाँ, एग्जाम्पल के तौर पे अगर हम लोग लिखें ना, तो देखिए अगर सपोज मैं 5 लिखता हूँ, ठीक है ना, तो 5 में कुछ लोगों को अगर आइडिया है तो 5 अगर हम लिखेंगे तो आप ये बताओ कि हम इसको मास बोले, हम इसको टेम्परेचर बोले, हम इसको टाइम बोले, तो देखिए ये तो हमारा पोर्शन है मैग्नीट्यूड का, हाँ, और साथ में हमारा यूनिट भी बहुत जरूरी है। मतलब अगर हम यहाँ पर यूनिट लिख दें, हाँ जी, अगर मैं केजी लिखूंगा तो हम लोग समझ जाएंगे कि ये मास के बारे में बात हो रहा है। अगर मान लो कि अगर यहीं पर हम डिग्री सेंटीग्रेड या केल्विन अगर हम लिख दें तो आपको पता चल जाएगा कि नहीं ये टेम्परेचर की बात हो रही है। अगर हम सेकंड लिख देते हैं या मिनट लिख देते हैं तो आपको पता चल जाएगा कि नहीं हम लोग किसकी बात कर रहे हैं, टाइम की बात कर रहे हैं, ठीक है ना। हो सकता है कि ये जो आपका वैल्यू है ये भी आपका 5 ही हो या 7 हो, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। ये 25 मतलब क्या है
कि 5 kg 7 डिग्री सेंटीग्रेड 2 सेकेंड, ये मैग्नीट्यूड एज वेल एज यूनिट इंपॉर्टेंट है दोनों। हाँ, और ये सब जो मैंने कुछ एग्जांपल लिख रखे हैं यही हमारे हैं फिजिकल क्वांटिटीज, राइट, है ना। और भी आएगा, स्केलर क्वांटिटीज आएंगे और बाय द टाइम हम लोग पढ़ेंगे। ऑफ कोर्स इंटायर फिजिक्स में हमें ये पढ़ने हैं, राइट। नाउ ध्यान से, फिजिकल क्वांटिटीज व्हिच हैज मैग्नीट्यूड एसोसिएटेड विथ इट्स यूनिट इज इक्वली इंपॉर्टेंट। नाउ नेक्स्ट वेक्टर लिखते हैं। क्या है? फिजिकल क्वांटिटी quantities which has magnitude associated with its unit। समझे? ये दोनों बातें तो यहां पर भी है, मैग्नीट्यूड और यूनिट होना भी चाहिए ना। इसके और स्पेशल जो हम बात कर रहे हैं वो क्या है? इट मस्ट हैव सम डायरेक्शन। हाँ जी, ये भी चाहिए, समझ रहे हैं? एंड इट मस्ट फॉलो द वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन, है ना। ठीक है, ये वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन हमें पढ़ना है, समझे? हम इस चीज को और डिटेल में भी थोड़ा पढ़ेंगे, ठीक है, और आएगा। लेकिन ये चीज क्या, हमारे पास मैग्नीट्यूड होना चाहिए, यूनिट होना चाहिए, डायरेक्शन होना चाहिए, एज वेल एज क्या होना चाहिए, ये लॉ ऑफ एडिशन जो है, ये चीज हम लोग अभी भी पढ़ेंगे, हम बताएंगे, है ना। ये चारों प्रॉपर्टी होनी चाहिए। अगर इनमें से कोई भी गड़बड़ होता है दैट रिजल्ट्स की वो क्वांटिटी आपका वेक्टर नहीं होगा, राइट ना। बात आता है कि इसके कुछ एग्जांपल्स की लिखें, तो एग्जांपल्स में ऐसे तो लिख सकते हैं जैसे फोर्स है ना, वेलोसिटी है, ठीक है, लीनियर मोमेंटम होता है, ठीक है, ऐसे और भी चीजें आएंगी, अगर नोटेशन वाइज आएंगे। बात आता है कि ये फिजिकल क्वांटिटी तो हम ऐसे ऐसे बोल रहे हैं, बट इसको हम पेपर प्रेजेंटेशन कैसे करते हैं, हम लिखते कैसे हैं। तो अगर हम लोग बात करें रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ वेक्टर, है ना, रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ वेक्टर, राइट। देखिए, वेक्टर को रिप्रेजेंट करने के लिए क्या करा जाता है, आप सिंपल एक एरो ड्रॉ कर दीजिए। हाँ, ये ऑफ कोर्स हम लोग इसको टेल बोलते हैं, हाँ, और इसको हेड बोलते हैं, समझे? बिल्कुल, हाँ, ये एरो से हम लोग वेक्टर को डिनोट करते हैं ना। जो एरो का लेंथ होता है, मतलब जिस एरो का जितना ज्यादा लेंथ है वो उसका मैग्नीट्यूड रिप्रेजेंट करता है, या उसका मैग्नीट्यूड उतना ही ज्यादा होगा, ठीक है। तो अगर आप बात करोगे तो इसके लिए दो चीजें हैं, क्या? एक बात आता है मैग्नीट्यूड, तो मैग्नीट्यूड क्या होता है, लेंथ, क्या जो हमने दिखा रखा है एल, लेंथ ऑफ एरो, है ना। जो एरो का लेंथ है वो उसका मैग्नीट्यूड रिलेटिवली हो सकता है, ये 1 मीटर हो, किलोमीटर भी लिख सकते हैं, नहीं होता, ये चीज है। लेकिन ध्यान से, अगर मैं इससे कोई बड़ा लाइन खींचूंगा तो वो इससे उसका मैग्नीट्यूड ज्यादा ही होगा, एनीवे। और दूसरा हमारे पास बात आता है डायरेक्शन का। सेकेंड जो चीज आती है वो हमारे पास आता है डायरेक्शन, समझे?
और डायरेक्शन जो होता है वो टेल से कहाँ, हेड, ये टेल टू हेड। ये देखिए ये जनरल प्रेजेंटेशन है, अगर कोई लिखता है तो हम इसका मतलब यही समझेंगे, मतलब क्या कि ये जितना बड़ा है उतना ही ज्यादा उसका मैग्नीट्यूड है, एंड जो एरो का डायरेक्शन है वही हमारा क्या होता है, डायरेक्शन। ये दोनों बातें मतलब मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन इस चीज से हो जाता है। बाद बाकी लॉ ऑफ एडिशन ये सब हम लोग आगे देखते हैं, राइट। तो ये बात हुई ना। इसके अलावा भी हम लोग वेक्टर को अलग अलग तरीके से लिखते हैं। कैसे, जैसे देखो अगर हम लोग नहीं होता कि एक सिंपल एग्जांपल के तौर पर बोलते हैं कि ये ऐसा पेन, ठीक है ना, तो ये इंग्लिश में हम लोग पेन बोल देते हैं, ठीक है। हम लोग नोटेशन भी कुछ और यूज करते होंगे, हिंदी में कलम बोल देते हैं, नहीं होता ऐसे कुछ, और उर्दू वगैरह में लेखनी या पता नहीं जो भी, चाइनीज में कुछ और। तो देखिए ऐसा है ना कि वेक्टर भी जो है ये साइंस का चीज है, ठीक है। और जो इनिशियली साइंटिस्ट लोग अपने अपने या कंट्री वाइज अपना अपना नोटेशन रखते थे, नहीं है, तो ये तो एक है ही, इसके अलावा भी हम लोग ऐसे भी लिखते हैं। क्या, अगर किसी अल्फाबेट पर हम लोग एरो लगा दें तो ये भी हमारा रिप्रेजेंट करता है वेक्टर ए, समझे। अगर आप इस तरीके से कैपिटल स्मॉल कुछ भी रहे आप ऐसे लिख देते हैं तो ये भी आपको रिप्रेजेंट करता है वेक्टर व्हाट, बी, या जो भी है स्मॉल वाले को भी लिख सकते हैं बी। दिस इज अनदर, मतलब हम अल्फाबेट पर एरो अप्लाई कर देते हैं तो ये आपको वेक्टर ही रिप्रेजेंट करता है। या आपको ऐसा भी लिखा जाता है, क्या, अगर हम लोग बोल्ड लेटर में ना अगर हम लोग यूज कर दें, हाँ, तो भी ये होता है, मतलब बोल्ड ए तो लिख रहे हैं लेकिन इसका मतलब ये रिप्रेजेंट करता है वेक्टर, समझे। तो ये देखिए कोई बहुत बड़ी या कंसेप्चुअल बात नहीं है, बट थिंग इज कि अगर बुक में ऐसा भी लिखा रहे तो भी आप समझ लीजिएगा, ऐसा भी लिखा रहे तो भी आप समझिए कि वेक्टर ही है। ऐसा अभी भी अगर कोई रशियन राइटर्स के बुक वगैरह आप पढ़ेंगे ना तो ऐसे नहीं मिलेगा आपको, जो भी वेक्टर लिखना होगा तो वो बोल्ड लेटर में यूज करते हैं एंड दैट रिप्रेजेंट्स वेक्टर, राइट ना। बात आता है हम इनके अकॉर्डिंग मैग्नीट्यूड की बात करेंगे ना, तो मैग्नीट्यूड लिखने का जो तरीका है वो ऐसे लिखते हैं। मैग्नीट्यूड अगर बात करोगे तो ये है, ये है आपका मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर व्हाट, हाँ, या आप ऐसे भी लिख दो, सिंपल अल्फाबेट लिख दीजिए, समझ रहे हैं, तो ये भी आपका मैग्नीट्यूड डिनोट करता है, समझे। ये भी लिखने का तरीका है। तो दीज आर द नोटेशन, राइट, जिसमें से सबसे ज्यादा जो फेमस है वो हम लोग अब इसी को यूज करते हैं। ज्यादातर जितना भी आप बुक देखेंगे या करेंगे वो हम लोग इसको यूज करेंगे, और मैग्नीट्यूड के लिए हम लोग इसको यूज करते हैं, समझे। ये ज्यादा यूज होता है, बट मैं बोलूंगा अगर आपको ऐसा दे या ऐसा लिख रहा है तो आप कंफ्यूज ना हो, उसका भी मतलब यही है या यही चीज करते हैं, ओके ना। अब बात आता है कि वेक्टर को हम कैसे यूज करते हैं, क्या क्या होता है, ये डिटेल्स हम लोग वन बाय वन ऑफ कोर्स लिखेंगे, देखते हैं। है ना, देखिए अगर ऐसा कुछ लिखा गया है, मैं लाइन बाद में लिख दूंगा, आपको पहले मैं कुछ डायग्राम ड्रॉ करना चाहता हूं, ठीक है। एक सपोज ये है,
हम इसको लिख रहे हैं A1। हाँ, एक मैंने कोशिश ये करी है कि ये इसी के पैरेलल है और इसी के बराबर है, ठीक है। ये सपोज हम लोग A2 लिखें। दूसरा मैं अगेन ये भी उसी के बराबर है, हाँ, और इसको मैं नीचे लेके आया हूँ, है ना। देखो हम अगर थोड़ा सा मैं समझाता हूँ। देखिए अगर आप इसको देख रहे हैं तो ये ऐसे ही रखिए, आप इसको ना इस तरीके से लेके आइए, ठीक है, जो कि ये करा है। आप इसको ऐसे लेके आइए, हाँ ध्यान दीजिए, हम इसको ना रोटेट नहीं कर रहे हैं। चाहे तो आप आगे भी ले जाइए, ऐसे ले जाइए, हाँ ऐसे ले जाइए। क्या होता है ना, ये कि ऐसा करने से वेक्टर चेंज नहीं होता है। अगर लिखोगे तो यहाँ पर A1 में A2 A3 ये सब बराबर हैं, सेम है। क्या बोला जा रहा है, ऑन पैरेलल ट्रांसलेशन ऑफ अ वेक्टर, हाँ जी, वेक्टर डज नॉट चेंजेस। हाँ, आप इसको ऐसे ऐसे, हाँ ध्यान से, रोटेट नहीं करेंगे अपन, ठीक है, तो वेक्टर सेम रहेगा। मतलब आप इसको यहाँ 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 कहीं पर भी लिखिए, मतलब एक प्लेन में हम लोग घुमा सकते हैं, मूव कर सकते हैं, माइंडेड, रोटेट नहीं करेंगे, ठीक है ना। तो उसी के पैरेलल ट्रांसलेट करने से वो वेक्टर चेंज नहीं होता है। बट क्या बोल रहे हैं, ऑन रोटेशन, ठीक है, एक चीज लिख लेंगे, नॉट इक्वल्स टू 2 पाई, या हम इसी को बोलते हैं 360, है ना। ऑन रोटेशन वेक्टर चेंजेस, इसको मैं थोड़ा सा बता दूंगा। क्या बोल रहे हैं कि अगर आप इस तरीके से कोई वेक्टर लिखें, चलिए मैं इसको B मान रहा हूं, हाँ, और आपने इसको अगर इस तरीके से कर दिया, समझे, तो ये B डैश, तो मैं ये बोलना चाह रहा हूं कि B अब B डैश के बराबर नहीं है, यानी कि इसको आपने ऐसा करा और बस ये चेंज हो गया, ठीक है। मतलब क्या, मैग्नीट्यूड सेम है, डायरेक्शन अलग हो गया। डायरेक्शन अलग होने से भी क्या होता है, वेक्टर अलग हो जाता है या चेंज हो जाता है। सपोज यही हम लिख रहे हैं थीटा, है ना, तो हमने थीटा से इसको रोटेट कर दिया। अब देखो क्या है, अगर ना आप इसको इस तरीके से या ऐसा है, इसको हम लोग पूरा ऐसे घुमा दें तो 180, हाँ, और एक बार और घुमा दीजिए तो 360। मतलब 360 करने पर तो सेम जगह पहुंच जाएंगे। मतलब क्या है कि 360 के अलावा और कोई भी रोटेशन होगा, दैट मीन्स कि वो वेक्टर आपका चेंज हो चुका है। ना, इसके बाद एंगल बिटवीन द वेक्टर, है ना। कुछ बेसिक चीजें देख लेते हैं, वेक्टर क्या होता है, कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, देन हम लोग उसको कैसे यूज करेंगे, आगे की बात भी जरूर करेंगे। नेक्स्ट आता है हमारा एंगल बिटवीन द वेक्टर, एंगल बिटवीन द वेक्टर्स। हाँ, ठीक है, मैं एग्जांपल के तौर पे सपोज एक वेक्टर है हमारा ऐसा, चलिए मैं इसको A लिखता हूं, और एक वेक्टर है हमारा ऐसा, हम इसको भी लिखते हैं। हाँ, तो एंगल कैसे मेजर करा जाएगा, देखिए आप एक वेक्टर को एज इट इज रखिए, ठीक है ना। मैं इसको सॉल्व करने का तो आप यहीं पर रख सकते थे, या मैं अलग डायग्राम बनाता हूं। एक वेक्टर को एज इट इज हमने ऐसे रखा, हाँ बिल्कुल। दूसरे को क्या करो कि आप इसी के पैरेलल ट्रांसलेट करें सो दैट कि दोनों के टेल जो है ना वो आपके कोइंसाइड हो जाए। समझे, मैंने कोशिश करी है, ये इसी के पैरेलल है ना, ठीक है।
नाउ ऐसा ही करना है कि ये दोनों के टेल कोइंसाइड हों, ठीक है। एंड देन जो स्मॉलेस्ट एंगल है दिस थीटा, हाँ जी, इसी को हम बोलेंगे एंगल बिटवीन द वेक्टर। थीटा जो है वही हमारा है एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड व्हाट, वेक्टर बी, है ना। ना अगर आप बड़े वाले की बात करोगे, अगर हम लोग इसकी लिखने की कोशिश करें तो फाई हमारा एंगल बिटवीन द वेक्टर नहीं है, इज नॉट द एंगल बिटवीन, ठीक है, वेक्टर ए एंड व्हाट, वेक्टर बी, स्मॉलेस्ट वन, ठीक है। हम क्या बोलेंगे, एक वेक्टर है उसको एज इट इज रखिए, दूसरे वेक्टर को उसी के पैरेलल ट्रांसलेट करें सो दैट कि इन दोनों का टेल कोइंसाइड कर जाए, और जो स्मॉलेस्ट एंगल है उसी को हम लोग बोलते हैं एंगल बिटवीन द वेक्टर। ना इसको थोड़ा एक बार और आगे डिस्कस करते हैं। ओके, अगर मेरे को इस तरीके से दे दिया जाए, एग्जाम्पल के तौर पे अगर मैं लिखूं, या थोड़ा सा एक्सप्लेन और करते हैं इस चीज को। अगर मेरे को एक वेक्टर है ऐसा ए और एक वेक्टर है ऐसा बी, हाँ जी, तो एंगल लिखना होगा, हाँ, तो एंगल लिखना होगा तो कैसे करेंगे, ऐसे लिखते हैं इफ, तो दिस इंप्लाइज एंगल ए को एज इट इज ए रखने दीजिए, समझे ना। बी को हम उसी के पैरेलल ले आएंगे सो दैट कि दोनों का टेल कोइंसाइड कर जाए, समझे। और स्मॉलेस्ट, अभी भी आपको समझ में आ रहा है कि यही होना चाहिए, होना चाहिए बिल्कुल ना। अगर मैं लिखता हूं इस तरीके से कि अगर मान लो कि मेरे को ए बी या सी कुछ भी लिख सकते हैं, चलिए मैं सी लिख लेता हूं, ऐसा है, और डी मेरा ऐसा है, हाँ जी, तो इसके बीच का एंगल लिखते हैं सी रहा, डी को इसी के पैरेलल ट्रांसलेट करें सो दैट कि दोनों के टेल कोइंसाइड करें, मतलब आप इसको ऐसे ले आइए फिर ऐसे ले आइए, है ना, कि इसी के पैरेलल, रोटेट नहीं होना चाहिए, ये रहा हमारा डी, हाँ जी ना। आप ध्यान दो, अगर बात करेंगे तो ऐसा कोई रूल नहीं होता एंगल मेजर करने का बिटवीन द वेक्टर्स कि आप क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज लीजिए, नहीं, सिंपल जब दोनों के टेल कोइंसाइड है ना, तो जो स्मॉलेस्ट होगा वही थीटा होगा। आप यहाँ पर बात करोगे तो ये वाला फाई है, मतलब फाई एंगल नहीं है, समझे। अगर यहाँ पर बात करिएगा तो ये वाला हमारा फाई होगा, ठीक है ना। इस तरीके से अगर बात करी जाए, इस तरीके से अगर बात करी जाए तो आप समझ सकते हैं कि एंगल बिटवीन द वेक्टर जो है वो 180 से ज्यादा नहीं हो सकता, मतलब आप इस तरीके से, ठीक है ना। एक वेक्टर आप सपोज ए है, एक वेक्टर आपका बी है, तो दोनों का टेल कोइंसाइड करेंगे, इधर से भी 180 इधर से भी 180, तो थीटा जो है यानी कि एंगल बिटवीन द वेक्टर, हाँ, 180 से कम ही होगा, या ज्यादा से ज्यादा 180 के क्या हो सकता है, ओके ना। दो तीन बातें हमने सीखा, एक तो प्रेजेंटेशन वाला बात है कि कैसे वेक्टर को लिखा जाए, ठीक है। दूसरा बात ये आता है कि हम उसको मैग्नीट्यूड को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। तो अभी तो हम लोग एरो से काम कर रहे हैं, है ना। अल्फाबेट भी मैंने लिखा है, ABCD नॉर्मली हम लोग लिख देंगे तो मैग्नीट्यूड हो जाता है। एंड देन आता है एंगल वाला ना। हम इससे रिलेटेड एक तो मैं आपको